बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, पाकिस्तान में गरीब आवाम इस वक्त महंगाई से परेशान हाल में है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुल्क में महंगाई 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। सदर आरिफ अलवी साहब भी जो है वो इस वक्त मुल्की मईशियत पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि अगर सियासतदान मिलकर ना बैठे, मुज़ाकरात ना की गई तो फिर ये जो मईशियत के मामलात हैं मज़ीद बिगड़ सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को 10 बड़े ख़तरात का सामना आलमी इक़्तिसादी फोरम ने निशानदही कर दी। दहशतगर्द के हमले जो हैं, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, महंगाई, मौशी बहरान, इलाकाई और माहौलियाती ख़तरात शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक की शरह नमू 2% तक महदूद रहने की भी पेशगोई की गई है। इसके अलावा अगर नाज़रीन हम बात करें, इस सख्त मौसम में लंबी कतारें और सस्ते आटे की तलाश, आवाम दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। बलूचिस्तान में आटा नायाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, अगर हम बोलें कि मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रही है। पंजाब में भी आटे का बहरान है, सिंध में भी सस्ते आटे का वादा पूरा ना हो सका, गिलगित बल्तिस्तान में भी गंदम का बहरान है और सस्ती रोटी के लिए कपड़े बेचने वाले भी जो है वो, अगर हम बोलेंगे, ना तो उनके कपड़े बिकें और ना ही अपने वादे को वो निभा सकें। तो नाज़रीन, ये थे गरीब आवाम के मसाइल, यानी कि महंगाई, मईशियत जो है वो इस वक्त जिस तरफ जा रही है, आटा नहीं मिल रहा, गंदम का बहरान है, ये गरीब आवाम के मसाइल हैं। सियासत की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो फ्लोर टेस्ट हो गया। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए हैं। असम्बली में 186 अरकान की हमायत हासिल कर ली है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस वक्त नताइज को तस्लीम करने से इनकार कर रहे हैं, जबकि बारहा उन्होंने कहा कि एतमाद का वोट लें वरना घर चले जाएं। और आज जो है वो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हम चैलेंज करेंगे कोर्ट में, ये गैर आइनी और गैर कानूनी तरीक़े से जो है वो फ़ैसला किया गया। एतमाद का कोई वोट हासिल नहीं, अरकान की तादाद भी जो है वो मुकम्मल नहीं थी। तो इसी हवाले से नाज़रीन आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं काचो इम्तियाज़ हैदर खान साहब, साबिक मेंबर असम्बली गिलगित बल्तिस्तान। खुशामदीद आपको। और लाइन पर नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है लैला परवीन साहिबा ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा भी हमें लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। और नाज़रीन सदीकुल फारूक साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, लाइन पे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद सदीकुल फारूक साहब, बताइएगा क्या मुस्लिम लीग नून का शुमार उन जमातों में होता है जो कि शिकस्त तस्लीम नहीं करते इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि आपका इंट्रो बहुत यानी जामे और उसमें कई सवालात उठते हैं, मुझे उनका भी जवाब देना है, लेकिन पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, खुद इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब के अपने बयानात, उनके उन मेंबरों के जो उनके खिलाफ हो गए थे, उनके बयानात, ये सब चीज़ें सामने रखें और उसके बाद चंद दिन पहले ये कहना कि हम एतमाद का वोट बिल्कुल नहीं लेंगे, और फिर उन्होंने क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए हैं, ये बुनियाद है इसकी कि उन्होंने कोई गड़बड़ की होगी। बहरहाल फिल वक्त उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है और अब अगर राना सनाउल्लाह साहब या पंजाब की क़यादत अदालत जाना चाहती है तो जरूर जाए। अगर अदालत से उन्हें इंसाफ मिल सकता है तो मिले। वैसे अदालत ने तो गवर्नर के खिलाफ गैर आइनी जो है जारी किया था, यानी आइन उसको इजाजत देता है कि एतमाद का वोट जो लेने का कहें, इन्होंने फिर 22 दिन से बढ़ाकर 24 दिन कर दिए कि जाएं अब। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है, कुछ नाराज लोगों को मनाया, कुछ और हरबे इस्तेमाल किए, बहरहाल उन्होंने एतमाद का वोट लिया। अब आपने जो बात की है आटे की, मैं उस पे आता हूँ। उसके ऊपर सदीकुल फारूक साहब, मैं खुद सवाल उसके ऊपर उठाती हूँ, चूँकि अभी आपने कहा कि इंसाफ जो है वो कोर्ट के ज़रिए से हम या मुस्लिम लीग नून या हम अगर बात करें पीडीएम की तो जाना चाहिए, और जो भी वहाँ से अगर इंसाफ मिल सकता है तो ज़रूर मिलेगा। किस किस्म के इंसाफ का जो है आप लोग तकाजा कर रहे हैं इस वक्त? इंसाफ तो ये था कि गवर्नर आइन के ऐन मुताबिक
वो एतमाद के वोट का अपने सारे हकायक दे के वो कह सकता था, उन्होंने कह दिया। तो वोट जो है वो जब 24 दिन आप दें, उसमें एक मुनासिब मुद्दत होती है। असम्बली मौजूद थी, अरकान असम्बली मौजूद थे, वो 2 दिन के अंदर बुला लेते। लेकिन अब इतना लंबा जो उन्होंने किया है, हाँ, तो इसमें गैर कानूनी, गैर आईनी है। गैर आईनी, गैर कानूनी। डॉक्टर सिमी बुखारी साहिबा फरमा दीजिएगा, गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से जो है वो एतमाद का वोट हासिल किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये रात के 9:30 बजे इन्होंने करारदाद नून लीग ने, बल्कि पीटीएम मैं कहूँगी, इन्होंने जमा कराई थी कि ये हम वोट अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई। फिर उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सबके खिलाफ कराई। उसके बाद वो वापस भी ले ली। इसके बाद जब हम लोग अदालत में जा देखते हैं, जो अदालत का फैसला था उस पर तो हमने अमल करना था। उन अदालत ने 11 जनवरी तक की डेट दी थी। 11 जनवरी को जब हम गए हैं, हमने कहा जो अब अदालत का फैसला, हम उसके सर आंखों पर। अदालत ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आपने एतमाद का वोट लेना है। तो हमने उसको 24 घंटे के अंदर लिया। और हमारे अब ये जो मर्जी कहे कि हमने धांधली की है या क्या किया है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्या गैर आईनी बात हुई उसमें? जब सब एक एक बंदा वहाँ आया, उसने आके, ये ऐसा नहीं होता कि आप आके अंदाजे से गिनती करते हैं, वो बाकायदा एक एक बंदा आके साइन करता है, उसको अपने बेंच पे, अपनी सीट पे आके बैठता है, वो बाकायदा उसकी होती है, हाजिरी लगती है। तो ऐसे तो नहीं होता ये कि आप कह दें, आप जो मर्जी आप कहते रहे कि असद उमर साहब ने कहा कि अगर ये अदालत जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, वहाँ भी इनको सबक सिखा देंगे हम। जी बिल्कुल, अदालत के दरवाजे तो खुले हैं। अगर ये समझते हैं कि कुछ इसमें गैर कानूनी या गैरानी बात है तो डेफिनेटली कोर्ट आपको आपके रास्ते खुला है, जाएं, अपील करें। हम लोग ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही तरीके से जो जो कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक अपना अमल किया। ठीक है काजल इम्तियाज साहब, एतमाद का वोट ले लिया, अराकीन की चूँकि हमायत भी हासिल हो गई, अभी जो शोर शराबा है कि ये गैर आइनी तरीक़े से जो है वो एतमाद का वोट लिया गया, क्या समझते हैं? आप पॉलिटिशियन हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, दीगर चीज़ों को आप देख रहे हैं, क्या समझते हैं कि वाकई गैर आइनी तरीक़े से हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी सबसे पहले आपका और A1 TV का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी आपने दी, जो कि मुल्की लेवल पे हम डिबेट कर रहे हैं। जहाँ तक जो अभी बहस चल रहा है कि एतमाद का वोट लिया नहीं लिया, और लेने के बाद अब फरीक के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिस तरह PTI वाले पहले चले गए अदालत में, तो इसी तरह नून वालों के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि वो अदालत में जाए, और अदालत से अगर इंसाफ मिलता है तो उनको ले लेनी चाहिए मेरे ख़्याल में, इंसाफ के हवाले से। लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा है कि क्योंकि एक फ़ैसला इमरान ख़ान साहब और उनकी जमात ने एक फ़ैसला किया था कि हम असम्बली को ख़त्म कर देंगे, बहुत पुरानी डेट उन्होंने दी थी, लेकिन अब दोबारा से एतमाद में वोट लेने के बाद अब वो कब अपने उस फैसले पे अमल दरामद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि पंजाब के अंदर ये फैसला अमल दरामद होंगे। अगर पंजाब में नहीं होंगे तो इसका मतलब KPK के अंदर, यानी आप असम्बली तहलील की बात कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता? जी, जो उन्होंने असम्बली को डिज़ोल्व करना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि जो PTI और उसके इत्तेहादियों का एक फ़ैसला था। और पंजाब के अंदर आप देखें, कोई भी वज़ीर आला बिल्कुल एक दिन क्या एक सेकंड के लिए भी सीट छोड़ना नहीं चाहेंगे। और इस वक्त चौधरी साहब को जो वहाँ पे ओहदा मिला है, ये एक गैर मुतवक्कु, मतलब 10 सीटों के साथ वो पंजाब पे हुक्मरानी कर रहा है, तो वो शायद एक दिन के लिए भी सीट नहीं छोड़ेगी। और बहुत मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है अपने तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैं पिछले 1 महीने से पंजाब में ही था, लाहौर के अंदर था, मेरी मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन हुई, सियासी लोगों से, वहाँ के सोशल समाजी लोगों के साथ। तो मुझे लगता है कि ये टाइम बार करेगा और ये चलता रहेगा इसी तरह, जिस तरह चौधरी साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मार्च से पहले तो हम असम्बली वैसे भी नहीं तोड़ेंगे। तो ये एक सियासी ड्रामा ही मुझे लग रहा है दोनों साइड से, कि 1 बाय 1 ये चीज़ें नज़र आ रही है। बिल्कुल एपिसोड आएंगे और वक्तन फक्तन। लैला साहिबा, क्या वाकई ये सियासी ड्रामा है, या फिर असम्बलियाँ आप लोगों को भी लगता है कि तहलील करके दिखा देंगे PTI और काफली, क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो बहुत शुक्रिया महविश, आपने मुझे मौका दिया पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी के लिए, कराची से मुझे मुंतखब किया, बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि PTI के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इनका जो पास्ट है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
जो इन्होंने गैर आईनी भी की हैं और गैर कानूनी भी की हैं, और जिसका रद्द अमल भी आया है, चाहे वो इदारों की तरफ से आया हो, चाहे अवाम की तरफ से आया हो, चाहे वो हमारे सियासतदानों की तरफ से आया हो। जहां तक बात है एतमाद के वोट की, तो देखिए पहली शर्त तो इन्होंने ये रखी थी कि हम जो है असम्बलियों को तहलील कर रहे हैं, यानी कि उस असम्बलियों को तहलील करने वाला जो उनका बयानिया है ये उसका एक पार्ट था। अच्छा, फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जी आया आप असम्बलियां तो तहलील करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं कि आपके पास एतमाद का वोट है या नहीं है। फिर ये उसकी तरफ आया। अच्छा जी, इसके दौरान हमने ये देखा कि इनके अपने कुछ अराकीन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया और उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि हम जो है परवेज इलाही को हम वोट नहीं देना चाहते। ऑब्वियसली क्यों देना चाहेंगे, आप जो है वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है परवेज इलाही साहब। ये आप बात कहाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट लैला साहिबा ये कहाँ की आप बात कर रही हैं? किन लोगों ने कहा, किस प्लेटफॉर्म पे कहा? अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि ये अंदरूनी मामला थे, तो आपकी जमात में भी अंदरूनी डिस्कशन के लिए बहुत सी ओपिनियंस मैटर करती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी नहीं, अंदरूनी नहीं, उनके जो अरकान थे 2 से 3 अरकान तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे आके बात कही कि हम इनको वोट नहीं देना चाहते परवेज इलाही को। लेकिन जो कल आपने देखा कि वोट जिस तरीके से उनको मिला, मैं आपको यही आ रही हूँ, बस सेकंड स्टेप मेरा यही है। तो फिर बहुत सारे अरकान इनके यहाँ से गायब भी हो गए। उन्होंने उन अरकान का वोट भी दिलवाया, ठीक है जी, दिलवा दिया। ये असेंबली में परवेज इलाही साहब जो है वो दोबारा एज जो है वो सीएम आ चुके हैं, तो उस पर तो किसी को एतराज नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये वोट कैसे आए, ये सबको पता है। उन अरकान का जो स्टेटमेंट है, उनका बाहर चले जाना, उसके बाद फिर इन्होंने अपना एक तरीकाकार इस्तेमाल किया और फोर्सफुली उनको ये वोट दिलवाए, जो कि मैं समझती हूँ ये भी गैर आईनी है। डॉक्टर सिमी साहिबा, आपसे मैं जस्ट एक ओपिनियन इस हवाले से जानना चाहूँगी, ये जो फोर्सफुली वोट दिलवाए गए और पता नहीं पहले कोई रेडी नहीं था, ये बातें क्या आप लोगों के नॉलेज में हैं? जी बिल्कुल, ये इनको मेरे ख्याल में इनके नॉलेज में गलत इंफॉर्मेशन आई है। एक्चुअली जिन्होंने हमें नहीं वोट करना था वो सब छोड़ चुके हैं, जिसमें वो एब्सटेन जिनको करने का कहा गया उनमें से 3-4 लोग ऐसे हैं जो छोड़ चुके हैं हमें। और हमें तो सब मालूम है, जो हम जिन्होंने नहीं देना था वो छोड़ गए हैं, जिन्होंने देना था वो पहुंच गए थे, और रात को इतनी लेट भी पहुंचे हैं, तो दूर दूर से कहीं गए हुए थे वो भी सब पहुंच गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, फोर्सफुली कोई किसी को नहीं कर सकता किसी को। और हमने फोर्स किस लिए करना है, उनको क्या लालच देनी है, ये सब इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं। चलें ठीक है, फिर ये बताइएगा सिमी साहिबा कि असेंबलियां कब तहलील होने जा रही हैं? इसका भी 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा। अभी भी खान साहब की परवेज इलाही साहब के साथ मीटिंग चल रही है, क्योंकि हमने केपी और पंजाब की दोनों इकट्ठी करनी है, और इसमें अभी 1-2 दिन में आपको इसका भी पता चल जाएगा। चलें ठीक है। सदीकुल फारूक साहब, क्या लाहे अमल होगा अगला पीडीएम का? जी, अगर फर्ज करें असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे दोनों सूबों में। सही। और फिर उसमें जिसको अवाम वोट देंगे वो दोबारा हुकूमत बना लेगा। चलें ठीक हो गया। यानी कि आप लोग अगर तो असेंबलियां टूट जाती हैं तो फिर यानी कि आप लोग समझते हैं कि पीटीआई किसी न किसी तरीके से जीत गई, इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी असेंबलियां जब टूटे तो फर्ज करें 2 दिन बाद, 2 दिन बाद टूट जाती हैं, तो फिर वही फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कराएगा ना, मैं यही कह रहा हूँ। बस हमारा कंसर्न ये है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, जिसे अवाम वोट दे दें। अच्छा सदीकुल फारूक साहब, ये भी बताइएगा, अगर 2 दिन बाद फर्ज करें अगर असेंबलियां तहलील हो जाती हैं पंजाब और केपीके की, तो जनरल इलेक्शन के हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे? जनरल इलेक्शन नहीं होंगे, इन 2 सूबों में ही होंगे। जनरल इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। कौमी असेंबली की मुद्दत 9 अगस्त 2023 यानी मौजूदा साल है। सही। 9 अगस्त को वो असेंबलियां टूटेंगी, रात के 12:01 पर खत्म हो जाएंगी। ठीक, यानी कि आप लोग अपने मौक़िफ़ पे कायम ही रहेंगे और जो है वो असेंबली अपने वक्त पर ही खत्म होगी। देखिए ना, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम क्यों हैं? इन्होंने 45 महीने हुकूमत की मरकज में, 10 साल होने वाले हैं इनको सूबा केपीके में। उसमें जो कुछ उन्होंने किया है, हमें 15 महीने हमें मिलने पे ये चीख रहे हैं। आज आप देख लीजिए, सैलाब आया तो सैलाब के लिए
$11 बिलियन। ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक बैंक है, अपना वर्ल्ड बैंक है, ये शामिल है। बड़ी बड़ी रकमों का ऐलान करने वाले सऊदी अरब है, $1 बिलियन का ऐलान करने वाला। तो ये इंशाल्लाह रकमें आ रही हैं। तो उससे सदीकुल अवाम फारूक की जो साहब, हालत है, रकमें शायद पाकिस्तान में आ भी जाएं, खजाने में पहुंच भी जाएं, बट सवाल ये है कि क्या आवाम तक पहुंच पाएंगे? मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की रेपुटेशन लोगों को मालूम है कि वो इंशाल्लाह इसे करप्शन फ्री बनाएंगे। थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो कराने का भी करेंगे। ये एक है जो आवाम तक पहुंचेगा। और जब ये डॉलर्स गैर मुल्की ज़र मुबादला मुल्क में आएगा तो हमारी ज़र मुबादला की पोजीशन भी बेहतर होगी। दूसरी बात यह है कि इसी महीने रूसी वफ्द आ रहा है, जो इब्तदाई बात दिसंबर में उनसे हो चुकी है, उसको फाइनल करके तो इसी महीने इंशाअल्लाह सस्ता रूसी तेल भी आ जाएगा। वो भी फायदा जो है वो अवाम की तरफ मुंतकिल होगा। साथ ही मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ने $10 अरब की सरमायाकारी की बात की है। इसी तरह अमेरिका ने सरमायाकारी की बात की है, यूरोपियन यूनियन ने सरमायाकारी की बात की है, यूएई सरमायाकारी कर रहा है, चीन सरमायाकारी कर रहा है। तो ये सरमायाकारी आने से भी अवाम की जो हालत है, जो इस वक्त जाहिर है महंगाई की वजह से कोई अच्छी नहीं ये है, सारा सुनने में तो बहुत बहुत सुनने में यकीन जाने मुझे इस वक्त इतनी खुशी हो रही है और इतना कानों को अच्छा ये लग रहा है। काजू इम्तियाज़ साहब, अब ये यकीन कर पाएंगे आवाम की? अभी जो सिद्दीकुल फारूक साहब ने कुछ 4-5 हमें पॉइंट्स बताए कि अगर ये ऐसा हो जाता है तो आवाम तो किस कदर खुश हो जाए। अब आपके इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक और अहम इशू जो अभी इसी से रिलेटेड जो आपने टॉपिक किया ना, यहाँ पे वफाक में जो एक इत्तेहादी जमात है MLM, उन्होंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, आपको पता है ना, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था, राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब ने, कि हम किसी भी सूरत परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, हम अपना इस्तीफ़ा इमरान खान को देंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। मेरे ख्याल में उनके कैंडिडेट ने भी वोट दिया, तो इससे आप अंदाज़ा करें कि वो जस्ट ब्लैकमेलिंग के तौर पर अपने मुतालिबात मनवाने की कोशिश कर रहे थे। जो जमात उनकी इत्तेहादी जमात है वफाक में भी और आगे GB के अंदर भी, GB के अंदर भी है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अभी इलेक्शन इसलिए भी मुमकिन नहीं है, एक तो मुल्क में सैलाब आया हुआ है, आपको पता है, आपका बलूचिस्तान पूरा डूबा हुआ है, सिंध का 3 हिस्सा डूबा हुआ है, पंजाब अभी नहीं आया सैलाब आ चुका है, उसके असरात मैंने उनके असरात अभी इसके जो लॉन्ग टर्म असरात है, मैं आपको बताऊं ना, जो गंदम और आटे की जो अभी आपको शोर नजर आ रहा है, ये अगले जून जुलाई के बाद इससे ज्यादा बढ़ेगी। वो इसलिए कि नेक्स्ट मई जून में नई फसल ने पकना है पंजाब में और सिंध में, क्योंकि सिंध में तो खत्म हुआ, फसल नहीं हो रहा है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी खत्म हुआ, तो हमारी डिमांड मजीद बढ़ जाएगी। एक ये इशू है। एक इलेक्शन नहीं होने का जो दूसरा सॉलिड रीजन है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में डिजिटल मरदमशुमारी 2023 शुरू होने वाला है और इसमें 3 से 6 महीने का अरसा लगता है। और तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने मरदमशुमारी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद उन्होंने नया हल्काबंदी करना है। तो ये तमाम चीज़ें कर करा के मैं बिल्कुल सिद्दीक फारूक साहब से एग्री करूंगा कि ये इलेक्शन अगले अक्टूबर में ही या नवंबर में मुझे नज़र आ रहा है अगर हुआ तो। लेकिन एक दूसरा इशू ये भी है कि मुझे तो उसमें भी नजर नहीं आ रहा है, मैं जाती तौर पर, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आप इलेक्शन में चला जाए। एक तरफ आप देखें ना, लोग अभी अपने टेंट में बैठे हुए, लोगों को अभी खाने की 2 वक्त की रोटी की पड़ी हुई है, तो इस टाइम पे आप किस तरह लोगों को कहेंगे कि वो आके वोट कास्ट करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, महंगाई, जिस तरह आप कहा कि बहुत ज्यादा इजाफा है, बहुत तेजी से, मतलब सुबह आप चले जाए और अगले दिन चले जाए तो चीजों में इजाफा हो रहा है। ये मैं पिछले 15-20 दिन को आपको बताता हूँ, लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान में आटे की मैं सिर्फ आपको बात करता हूँ कि ये 120 रुपए किलो था और आज पता चला जी कि वो 160 पे चला गया। हो सकता है अगले वीक तक ये 170 या 80 पे चला जाए। तो जो गरीब है वो मजीद पिस रहे हैं, गरीब मजीद गरीब होते जा रहे हैं और अमीर इसका फायदा उठा रहा है और इनको देखना। कहना चाह रहे हैं आप? मैं जरा इस पे जवाब अर्ज करूं। हैदर खान साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी बातें की हैं। मैं ये अर्ज करूं कि गंदम की कीमत इन 3 दिनों में 800 से 1000 रुपए मन कम हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि 2.5 लाख। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं सदीकुल फारूक साहब? जी, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और ये
खबरें जो हैं, ये खबरें टीवी पर भी आ चुकी हैं, अखबारात में भी छप चुकी हैं, मेरा मंडियों से राब्ता भी है। उसकी वजह मेरी सुन लेना, उसकी वजह ये है, हैदर खान साहब थोड़ा सा भूल गए हैं, पंजाब में गंदम जो है वो मार्च के आखिर और अप्रैल के शुरू में नई फसल आ जाती है। वो पहले पता था कि मई में आती थी, अब ये क्योंकि 4 महीने की फसल रह गई है तो ये आ जाएगी अप्रैल में। इस वक्त लोगों ने, जिन्होंने जखीरा अंदोजों ने गंदम छुपाई, जखीरा की, ये गंदम आने से उन्होंने एक तो ये रेट कम किया, अब मजीद रेट कम होंगे। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि हमने तो पीटीआई को जो हुकूमत दी थी उस वक्त गंदम भी वाफर थी, चीनी भी वाफर थी, जो इन्होंने एक्सपोर्ट की, ये तो आपको मालूम है ना, और इन्होंने इतनी एक्सपोर्ट की कि मुल्क में शॉर्टेज पैदा हो गई। फिर इन्होंने इंपोर्ट की, फिर इन्होंने नारा लगाया कि बम्पर क्रॉप हुई है। बम्पर क्रॉप का मतलब पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई में, तो बम्पर क्रॉप अगर होती तो पाकिस्तान को 30 लाख टन गंदम दरामद करने की जरूरत क्यों पेश होती? हमें 30 लाख टन गंदम दरामद करनी पड़ी है, कुछ अभी रहती है जो दरामद होगी। रह गई बात जो हैदर खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, सिंध में जरी जमीन खासी मुतासिर हुई है, बलोचिस्तान में मुतासिर हुई है, हमें इस साल भी गंदम दरामद करनी पड़ेगी। लेकिन शुरू में जब 70-80% गंदम जो है वो मार्केट में आ जाएगी और हुकूमत दफा 144 लगा के उसको अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदेगी भी और वो जारी भी होगी अपना मिलों को, तो आटा कंट्रोल में रहेगा। इस वक्त आटा महंगा होने की एक और बात, दोनों सूबाई हुकूमतें हैं, पंजाब और केपी के, इन्होंने जरूरत के मुताबिक सप्लाई नहीं दी, रोक ली। अगर 2500 टन गंदम जो है वो देनी थी तो इन्होंने 50,000 टन। सदीकुल फारूक साहब, चलें पंजाब और केपीके की, चले ठीक है, मुझे बताएं बलूचिस्तान में आटा ना आया, अब इस वक्त सिंध में भी आटा सस्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, तो क्या वहां पर भी सूबाई हुकूमत? फिर भाई यहाँ से जाता है ना गंदम और आटा। चले मान लेते हैं कि यही चले सदीकुल फारूक साहब, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, मैं इन शॉर्ट आपसे सवाल करने लगी हूँ। मान लेते हैं कि दोनों सूबाई हुकूमत जिम्मेदार हैं, अभी इस वक्त आटा जो बहरान है और इस वक्त गंदम जो है वो नहीं मिल रही, महंगाई का भी चलो जिम्मेदार हम इनको ठहराते हैं। आपने जुमला इस्तेमाल किया कि हमारे अभी 7-8-9 माह हो गए हमें आने से पहले जो इन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ था, इस पे भी मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि महंगाई या अरूज पे ले गए। 8 माह आप लोगों को हो गए हैं और महंगाई में जो कंट्रोल आप लोगों ने करने की जो नाकाम कोशिश की वो भी अवाम के सामने है। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि जब मैंने ओथ लिया तो मुझे उस वक्त आइडिया नहीं था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है या मौशी हालत इस कदर जो है वो बर्बाद हुए दे। जब आप लोगों को नहीं आइडिया था, जब आप लोगों को किसी चीज़ का इल्म नहीं था, तो फिर आप लोग वापस आए किस लिए? मैं दो जवाब, इसके दो जवाब है। पहला बात यह है पहली कि IMF के साथ ये जो 7 दिन पहले सेमिनार PTI ने किया, उससे खिताब करते हुए इनके साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने यह कहा कि IMF हमारे बहुत खिलाफ था और हमें बहुत मुश्किल शराइत का पैकेज जो है वो दस्तखत करना पड़ा। अब किसने दस्तखत किया पैकेज? ये PTI ने किया। तो उसकी वजह से ही सदीकुल फारूक साहब ये जुमला ना हमने बहुत बार नहीं, आप अभी मेरी बात सुनेंगे और मुझे इसका जवाब देंगे जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। इन्होंने किया, गलती की, कोताही की, नाअहली थी, हम मान रहे हैं, मैं मान रही हूँ इस वक्त। मुझे बस ये बताएं कि 8-9 माह में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कितनी बेहतरी लाई। आज महंगाई, आज आटे की मैंने पूरी रिपोर्ट स्टार्ट में दी है, मुझे सिर्फ इसका जवाब दें, उनको छोड़ दें, अपना बता दें कि IMF के साथ जो मैं बात कर रहा हूं, IMF ने कहा कि ये मुआहदा इमरान खान ने नहीं किया, ये मुआहदा रियासत पाकिस्तान का मुआहदा है, आप रियासत पाकिस्तान के मुआहदे पर अमल करें। तीसरे दिन उन्होंने कहा ये बिजली महंगी करें, गैस महंगी करें, ये पेट्रोल महंगा करें, टैक्स बढ़ाएं। ये तो तीसरे दिन उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया। इमरान खान इससे पीछे हटे थे, उन्हें नजर आ रहा था कि उनकी हुकूमत जा रही है। हमें वो कमिटमेंट इसलिए पूरी करनी पड़ी कि इमरान खान दस्तखत करके गए थे। ये वो बात तो इमरान खान तो बैठे हुए थे, आप लोगों ने कहा कि जाओ मुल्क नहीं संभाला जा रहा, वो तो बैठे हुए थे, आगे के मुश्किल फैसले भी वही कर लेते। आप लोगों ने क्यों अपने आप को जो है वो विलन साबित करने की कोशिश कर दी?
चलें ये ठीक है, सवाल नहीं चलें रोजाना- ठीक है डॉक्टर सिमी साहिबा, प्रोग्राम भी चूंकि मुझे वाइंड अप करना है। मैं इसका जवाब तो दे दूं। क्या क्या जवाब देंगे मुझे बताएं? पीटीआई की गलती? ये सवाल यही जवाब रोजाना हर चैनल पर होता है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर हम ना आते तो पाकिस्तान कब का श्रीलंका बन चुका होता, जो इमरान खान पीछे हट गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान पाबंदी डॉक्टर लगा सिमी देनी साहिबा, चाहिए। डॉक्टर सिमी साहिबा, जी। पीटीआई कल भी इसका- गलत थी, पीटीआई आज भी गलत है और पीटीआई कल भी गलत होगी। आटे का जो इतना बड़ा बहरान गंदम के लिए आवाम तड़प रही है। सियालकोट की अगर मैं बात करूं तो 2000 जो है वो पत्नी पीछे की अगर हम बात करें 12-13 का जो है वो गंदम जो है वो आगे सेल किया जा रहा था। 3 लोग जो है वो अपने आटे सस्ता आटा लेने के लिए जो है मारधाड़ करने के बाद जख्मी हुए हैं। क्या ये आप लोगों की ही गलती है? देखिए जी, इन लोगों के पास एक ही जवाब है। पहले भी हमने मुल्क को दिवालिया किया, अभी भी हमारी हुकूमत जो 2 हफ्तों हैं सूबाई हुकूमतें वो भी हमारी खराब हैं। और सिंध में जो एक नौजवान 6 बच्चों का बाप आटा की लाइन में जो है वो लगते हुए मैं समझती हूँ बेचारे ने अपनी जिंदगी गंवा दी, वो भी हमारे कसूर है। ये सब हमारे कसूर है। तो ये आए क्यों थे? आपने बहुत अच्छा इनसे सवाल किया जिनका इनके पास जवाब ही नहीं है। इनका ये जवाब है कि दिवालिया होने लगा था, मुल्क श्रीलंका बनने लगा था, तो अरे भाई हम संभाल रहे थे ना, आपने क्या बना दिया? बदतरीन हालात कर दिए, अब इल्जाम हम पे डाल रहे हैं। यानी 9 माह से आप हुकूमत में बैठे हुए, अभी भी इमरान खान का कसूर है। जब इमरान खान ये सारी चीजें तो पीटीआई खुद एक्सेप्ट करके गई है कि उन्होंने क्या कबाड़ा किया। बातें कोई नहीं आपकी समझ रहे, आप समझ जाए, मेरी बात सुने। अब आपकी ये बातें कोई बाय नहीं कर रहा। अवाम जान चुकी है कि कौन किस तरह का जिम्मेदार है। इस वक्त आप आटे की स्मगलिंग हो रही है, हमें जो अफगानिस्तान जा रहा है, या कुछ भी आप लोगों ने सिंध में गंद गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन वो चूहे खा जाते हैं। आप अवाम को नहीं पहुंचाते, आपको अपने ऐसा कुछ नहीं है। जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, 50 बंदों को लेके आपके 60-70 आपके 80 के करीब आपने कैबिनेट बना ली है, जिनके लाले तले खत्म नहीं हो रहे। मर्सिडीज गाड़ियां मंगवाई जा रही है, यानी कि अवाम को आटे के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है सिमी साहिबा, एक सवाल का मुझे जवाब देंगी आप? सिमी साहिबा एक सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं बाकी मेहमानों की जानी पढ़ूंगी इसी आटे के इशू के हवाले से। अभी जो महंगाई अरूज पर है सबको पता है। इससे पहले पीटीआई यानी कि आप लोगों की हुकूमत थी, उसमें भी महंगाई ने जो एक अरूज का दरवाज़ा देखा या जो सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट किया वो आपकी हुकूमत से स्टार्ट लिया है। इस बात को एग्री करेंगी? जी बिल्कुल, वो कोविड का दौर आया था, पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हुई, लॉकडाउन हुए, डेफिनेटली महंगाई हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने उसका रिलीफ भी दिया, हमने उसका इंतजाम किया। शुरुआत यानी कि आप लोगों की हुकूमत से ही हुई है ना, इस बात को आप इकरार कर रही हैं? जी बिल्कुल मान रहे हैं हम तो इसको डिनाई नहीं करते। चलें ठीक है, ठीक हो गया। काजिम इम्तियाज़ साहब, शायद आवाम की गलती है कि आटे का इशू है, गंदम का मसला है, बहरान चल रहा है, महंगाई अरूज पर है, मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, क्योंकि हुकूमतों का शायद ये काम नहीं है कि इसको ठीक करना या ये जो अपनी गलतियां हैं अपने सर पे लेना। महविश, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है हमारे जो मुल्क के अंदर जो सियासी कल्चर अभी आ गया। मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसा टाइम है कि हम यहाँ पे सियासत ना करें, क्योंकि मैं इस वक्त इंडिपेंडेंट हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट हमारे जो तीनों ऑनरेबल हमारे जो साथी हैं उनको ये कहूँगा कि ये मुल्क अब मज़ीद सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमें मिल के जो हमारे मसाइल है, चाहे मायशी मसाइल है, चाहे इक़्तिसादी या सियासी मसाइल है, ऑन टेबल बैठ के बात करनी है। और जब वोट होंगे, इलेक्शन होंगे, तो अवाम ने फैसला करना है, फिर पता चलेगा जिसकी भी हुकूमत आनी आ जाएगी। लेकिन आपको मैं बताऊं, आटे की सूरत हाल जीबी के अंदर एक अजीब सिचुएशन है। वहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज हम करके अभी दोबारा से एहतिजाज की तरफ इंशाल्लाह मार्च तक हम इंतजार कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, जीबी को कोई इनिशियली 8 अरब की सब्सिडी थी आटे के ऊपर, जिसपे 16 लाख गंदम की बुरियां आती थी। अब वो जाके 12 लाख गंदम वहां पे आ रहे हैं, यानी 4 लाख गंदम की बोरियां कम आ रही है। अब वो कहाँ जा रही है, ये हर दौर में हुआ है। तो सवाल जिम्मेदार कौन है अभी फिर? ये जो जिम्मेदार है जीबी के अंदर सूबाई हुकूमत है। अब सूबाई हुकूमत है, सूबाई हुकूमत मैं आपको नहीं मैं आप बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि जीबी के अंदर, क्योंकि अगर 16 लाख बोरियां नहीं आ रही है या कम आ रही है, तो मेरी जो वहाँ की जो हुकूमत है पीटीआई के हमारे खालिद खुर्शीद साहब, पौने 4 साल तो इमरान खान साहब की यहाँ पे हुकूमत रही, तो उस वक्त उन्होंने क्यों डिमांड नहीं किया कि हमारी क्वांटिटी कम हो रहा है, हमें बढ़ा दे। यहाँ पे तो सिर्फ 4 लाख गंदम की बोरियां, वो तो यहाँ पे करप्शन हो रहा है, इसकी वो कहाँ गायब हो रहा है, पास्को की गोदाम से निकल के जीबी वो नहीं पहुंच रहा है। अब ये कौन देखेगा? ना आपने देखने ना मैंने देखने। मुल्क के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, उनका काम है कि वो तहकीकात करे कि वो गंदम जाता कहाँ है। एक तो ये चीज
जीबी में सूरत हाल इस वक्त आप यकीन करें, पूरे दिन हमारी माएँ बहनें आटे के डीलर के बाहर खड़ा रहता है और शाम को उनको बताया जाता है 5-6 घंटे के बाद कि आज आपकी बारी नहीं हुई। यानी लोगों को इतना जलील किया जा रहा है, और ये सूरत हाल पूरे मुल्क के अंदर भी है, ओवरऑल भी है, लेकिन जीबी में ज्यादा सूरत हाल है। और इसी वजह से अंजुमन ताजरान और तमाम सियासी जमातों ने वहां पे जो अपोजिशन में थे, जिनमें हम लोगों ने एहतजाज स्टार्ट किया और मुख्तलिफ लेवल पे अब जाके हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात हुआ है, वो भी ज़बानी कलामी हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई आउटपुट जीबी गवर्नमेंट की मैं बात करूं कोई नजर आ रहेगा, लेकिन हमें अफसोस इस बात का होता है कि वो ब्लेम यहाँ पे कर रहा है। मैं आखिरी एक पॉइंट आपको बताऊं, सियासी तौर पर और हमारे जो भी मुश्किलात है उसके लिए मुज़ाकरात और एक दूसरे को बर्दाश्त करे, ये सियासत ठीक है। नहीं होनी चाहिए। लैला साहिबा, आप कुछ फरमा रही थी जब सिमी साहिबा कह रही थी कि गंदम का इशू या फिर पीछे की जितनी भी गलती कोताहियां हैं पीटीआई के ही कंधों पे अभी तक लटकाए जा रहे हैं, तो आप कुछ फरमा रही थी उस वक्त। देखिए, मैं इनको बस वो याद दिलाना चाह रही हूँ कि जब एक महंगाई से जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इमरान खान साहब ने और पूरी इनकी हुकूमत ने कि जी हम महंगाई हो गई है और बहुत ज्यादा हो गई है, फिर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि जी हम इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। उन्होंने एक कमेटी निकाली, एक कमेटी बनाई गई जिसके तहत उन्होंने गुर्बत मतलब महंगाई को खत्म करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई तजावीज जो है मांगी। अच्छा जी, उसका सबको बहुत इंतजार था, मुझे भी बहुत इंतजार था, उस वक्त मैं पीटीआई का हिस्सा थी। अच्छा, उसके बाद जो कमेटी ने सोल्यूशन निकाला वो ये निकाला कि जो पर खानदान है, यानी एक फैमिली जो है उसको 1000 रुपीज राशन की मद में दिए जाएंगे, बशर्ते कि उस फैमिली में 7 अफराद हों। अब आप ये बताएं कि एक गरीब के साथ कितना बड़ा मजाक था कि वो इतना पैसा खर्च करके जाएगा और आएगा और वो 1000 रुपए लेगा, वो भी शर्त ये है कि 7 अफराद हों, तो उसके बाद ये होंगे। चलें, बिल्कुल मानते हैं कि जुल्म है, बिल्कुल मानते हैं जुल्म है। आज क्या हो रहा है, जो एक थैले आटे के लिए यहाँ पर जो है वो आवाम आपस में लड़ रहे हैं, बाप जो है वो बच्चों को जहर दे रहे हैं, खुदकुशियां करने पे तुले हुए हैं। ये मेरी बात सुने, बताएं। पिछली हुकूमत की जो पॉलिसीज थी उसके असरात आने थे। पहली जो हुकूमत आई, जब शहबाज शरीफ साहब आए या पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ शरीक थे, जब तो सब ने ये अनाउंस किया था कि जो महंगाई की जो अब शरह है, वो जो पिछली हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनको हमें फेस करना पड़ेगा। तो फिर आप लोगों की भी पॉलिसी पीटीआई ने फेस किया, फिर तो आप लोगों की भी पॉलिसी जो पहले रही थी वो पीटीआई ने फेस किया। फिर आप ये देखें, उसकी सूरत हाल में और अपनी सूरत हाल में जमीन आसमान का फर्क था। कैसा फर्क है? कैसा फर्क है? उस महंगाई की शरह और अब की महंगाई और कर्जा जात की शरह आप देख लें कि कितना फर्क था। कितना फर्क है बता दें। देखिए जी, डेली की जो पहले बात सुने, पीपल्स पार्टी के दौर में जो 8 अरब की डेली की शरह थी, वो इमरान खान के दौर में 15 अरब। लैला साहिबा, आप वही बात, लैला साहिबा बहुत माजरत के साथ, लेकिन आप बातों को वही घुमा रही हैं कि पॉलिसी पिछली तहरीक इंसाफ की खराब, तो हमें मुश्किल आ गई, यानी कि इसका मतलब हम थोड़ा पीछे जाएं तो आप लोगों की वजह से फिर पीटीआई को शायद खराब करनी पड़ी। सदीकुल फारिक साहब, जरा मुझे इसका क्लियर कट जवाब दे देना कि असल में हो क्या रहा है, ये असल में हो क्या रहा है। इस तरह की सूरत हाल नहीं थी सदीकुल फारिक साहब, में ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई है जो पीटीआई के आने के बाद हुई है। और सिंध अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है बाकी सूबों से। सिंध अभी भी बहुत बेहतर है, सिंध बेहतर है। ठीक है। के अपने तनख्वाहें भी नहीं दे सका। आप ये देखें ना, ये सूरत हाल है जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत है। ठीक, सदीकुल फारूक साहब मुझे इन शॉर्ट में बता दें काइंडली क्या मामला आगे होने जा रहे हैं। मैं जल्दी से पहले तो अर्ज करूं कि हमारी हुकूमत जब आई तो आते ही ऐलान किया कि हम सियासत नहीं रियासत बचाने आए। मुश्किलात का पता था। दूसरी बात यह है कि आटा जो अभी मेरी बहन ने कहा कि स्मगलिंग, तो स्मगलिंग 2 सूबों से हो रही है अफगानिस्तान को, एक केपी के, दूसरा बलूचिस्तान। दोनों जगह हुकूमतें किसकी हैं आप पूछे, क्यों नहीं ये स्मगलिंग रोकते? ये पीटीआई वालों की हुकूमत ही केपी के में है और उधर भी इनके इत्तेहादी और ये बैठे हुए हैं बलूचिस्तान में। इन दोनों सूबों से स्मगलिंग हो रही है आटे की। इसलिए भाई ये आपका कसूर है। इसके साथ ये जेनेवा की बात इन्होंने की कि जी जेनेवा में बड़े लोग ले गए। आप देखें कि कितने मिनिस्टर गए हैं और कौन कौन गए हैं। वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर खजाना और इस तरह से और 2-4 लोग। वहां एक अपॉर्चुनिटी थी कि सारी दुनिया के सरबराह जमा हुए और वहां उनसे मुलाकातें 1-on-1 करने की, अपनी बात करने की, उनकी बात सुनने का मौका मिला। ये इतना अच्छा मौका था
कि बहुत कम पैसों में ये काम हो गया, वरना हर मुल्क का दौरा करना पड़े। अगर 30 मुल्कों के सरबराहों से या 20 मुल्कों के सरबराहों से हम मिले हैं तो 20 मुल्कों का दौरा करना पड़ता भाई। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि यही सबसे मिल रही है। ये पाकिस्तान का फायदा है। ठीक है। और बिलावल भुट्टो साहब तो अपने खर्चे पे जाते हैं, उनकी तो आप चेक करिए, तो झूठे इल्जाम लगाना अलग बात है। ये बात ठीक है। आप जो है ना फैक्ट अगर आप चेक करें तो आपको खुद पता चलेगा। उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि मैं अपने अखराजात पे जाता हूँ और मुझ पे झूठा इल्जाम पीटीआई वाले लगाते हैं। और पीटीआई वाले मेरे बहन से ये पूछें कि वो इनकी बम्पर क्रॉप जिसका ये डंडोरा पीटते रहे हैं, वो इनकी बम्पर क्रॉप किधर गई कि हमें 30 लाख स्मगलिंग भी हो रही है। चलन ठीक है। और अपने ही पहले प्रोडक्ट सेल किया ठीक है, चलो सिमी साहिबा को और दूसरे मुल्कों में, फिर वापस उनसे महंगे दामों में खरीदा गया। ये पीटीआई की हुकूमत ने किया। सिमी साहिबा लास्ट में कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सब कुछ पीटीआई ने किया, सारी गलत काम पीटीआई ने किए। और अब जो मुल्क में जो हो रहा है, आज आवाम रो रही है, वो भी पीटीआई की वजह से रो रही है। 9 महीने 10 महीनों बाद भी यही कहेंगे। और अब इसी अब पता चल जाएगा, इलेक्शन होंगे, चलन ठीक है, किसने गलत किया, आवाम सब जान गई है। आवाम सब जान गई। इल्जाम लगाएं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आप सबका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। काजू साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, चूँकि हमने बात की कि गंदम का मसला, यानी कि रोटी जो है 2 वक्त की रोटी गरीब आवाम को उसके दरवाजे तक फराहम करना हुकूमत के लिए इतना मुश्किल क्यों हो गया है, और क्यों जो है वो गंदम गायब है, आटा नहीं मिल रहा। और जब अगर गरीब आवाम को ऐसे ही भूख के ज़रिए से ही मारना है, तो फिर अगर आपने सियासत ऐसे ही करनी है, फिर रियासत को कैसे बचा पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है, आप लोगों के सामने छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।